नौकरियों में आरक्षण कर सकता है, नौकरियों में आरक्षण कर सकता है यदि उनका प्रतिनिधित्व यदि उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में ना हो। स्टेट में गिव रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, may give reservation in public employment to the backward category if their representation is not proportional to their population। देखो, पहले तो ये समझो आप कि आरक्षण नौकरियों में कहां से वैलिडिटी पाता है, यानी कि अलाउ कैसे होता है। तो ध्यान रखना 16 का सब क्लॉज 4 बताता है कि सरकार आरक्षण दे सकती है नौकरियों में। ठीक है, पहला पॉइंट कि आरक्षण किस पॉइंट में दिया हुआ है। तो जैसे आरओ का एग्जाम दिया था आपने अभी जो हुआ था, आरओ वाले एग्जाम में 2023 वाला पेपर है ना, ये हुआ तो अब है 25 में। इसमें क्वेश्चन आया था कि इनमें से 16 के किस खंड में नौकरियों में जन्म, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पे भेदभाव की मनाही की गई। तो अभी आपने लिखा 16 का दूसरा पॉइंट है, और उसने क्वेश्चन बनाया था 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4। ठीक है, तो इसीलिए एक एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। और अभी रिसेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो अगर पूछेगा आरक्षण नौकरियों में किस क्लॉज में दिया हुआ है, तो 16 के 4 में दिया हुआ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले इनको दिया गया, और ये आरक्षण राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। ठीक है, इनको आरक्षण मिला। फिर इसके बाद एक बहस शुरू हुई कि इनको आरक्षण दें या ना दें। फिर बाद में एक और बात उठी कि इनको दें या ना दें आरक्षण। ठीक है, तो इनके बारे में तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि ये लोग समाज में सबसे पिछड़े तबके में आते थे, तो तुरंत आरक्षण दे दिया, किसी ने विरोध भी नहीं किया। इस पे बहुत विरोध हुआ, और इस विरोध की लंबी कहानी है, अभी उस पर बात करते हैं। फिर एसओ को भी आरक्षण मिला, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो 8 लाख रुपए पर एनम से कम आय उनकी परिवार की है, तो उनको सर्टिफिकेट बनवाना है और 10% सीट रिजर्वेशन मिल जाता है। यही है। ठीक है, सवाल ये है कि अगर आप इनको मान लेते हैं 22% के आसपास आरक्षण दे रहे हो, दोनों को मिलाकर, इनको 27% दे रहे हो, ठीक है, इनको 10% दे रहे हो, मोटा मोटा मान लेते हैं ऐसे। सवाल ये है कि ये आरक्षण क्यों दे रहे हैं और कब तक दे रहे हैं, ये पॉइंट है। आरक्षण ठीक है, क्यों और कब तक, इस सवाल पे बहुत लंबी बहस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं जिन पे बहस हुई है, लेकिन एक साधारण सा जवाब इसी चौथे पॉइंट की लाइन में छुपा हुआ है। पढ़ो, आरक्षण देने की कंडीशन लिखी है, कब तक, जब तक प्रोपोर्शनल ना हो जाए। तो ध्यान से सुनो, सपोज करो भारत में इनकी आबादी मान लेते हैं 25% है, इनकी आबादी मान लेते हैं 50% है, बाकी और सब छोड़ दो। ठीक है, तो इनको आरक्षण आप दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो क्योंकि इतनी आबादी देश की नौकरियों में इतना परसेंटेज नहीं रखती है, इसलिए दे रहे हो। बात समझ गए?
यानी कि 25% लोगों को नौकरियों में 25% सीटें हैं ही नहीं, वो 5-10% आ पाते हैं। तो ये आरक्षण तब तक देते रहोगे जब तक वो 25% या ज्यादा नहीं हो जाते हैं। 50% आबादी मान लेते हैं, इनको आरक्षण तब तक देते रहोगे जब तक ये नौकरियों में इनके इस अनुपात में नहीं हो जाते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हैं इसको। फिर एक बहस अब उठेगी कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। किस आधार पे आप आरक्षण देंगे, क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मेंस का क्वेश्चन है ये, आधार पे कई बार क्वेश्चन पूछता है, बताओ। हाँ, किसी की भी हम बात कर रहे हैं कि उसका बेस क्या होना चाहिए। तो एक कल हमने बात की थी कि पिछड़ापन आर्थिक होता है, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, एजुकेशनल होता है। 3 पिछड़ेपन होते हैं, चौथा होता ही नहीं है, इसीलिए 3 पे बात आ गई। ठीक है, लेकिन ये पिछड़ापन किस में है उसको कैसे ढूंढ के लाओगे, वो बेस पूछ रहा हूं, वो बेस बताओ। ये तो मीडियम हो गया, माध्यम है कि 3 पिछड़ेपन है तो किसी को हम पिछड़ा मान लेते हैं और आरक्षण दे देते हैं। लेकिन जिसको देंगे उसको किस आधार पर फाइंड आउट करेंगे, उठा के लाएंगे, आ भैया तुझे आरक्षण दे रहे हैं, क्या आधार होना चाहिए। जाति, हाँ ठीक है, अल्पसंख्यक भी हो सकता है। देखो उसका भी जवाब इसी में लिखा हुआ है, पढ़ो देखो क्या लिखा है। बैकवर्ड के आगे क्या लिखा है, पिछड़ा, पिछड़े वर्ग, यही है आधार। क्लास या कैटेगरी, अब सवाल ये है कि अच्छा वर्ग का मतलब या कैटेगरी का मतलब क्या होता है। क्या विमेन या लड़कियां एक कैटेगरी हैं, एक वर्ग है ना, पुरुषों के मुकाबले पुरुष एक वर्ग है, एक अलग ग्रुप है, महिला एक अलग ग्रुप है। ठीक है, तो वर्ग का मतलब लोगों की हेड काउंट, लोगों की संख्या, उसको वर्ग क्या देते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है, बड़ा देश है तो बड़ा वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस वर्ग को जब आप आधार के तौर पे ढूंढने निकलोगे तो हम किनको माने कि वो पिछड़े हैं या नहीं, तो आप उनको मानोगे जो इन 3 पैरामीटर पे खरे उतर रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं, वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पैरामीटर बनाए थे और वो पैरामीटर बीपी मंडल कमीशन जो बना था उसकी रिपोर्ट के आधार पे तय हुए थे। और ये कहा था कि अगर पिछड़ेपन के 11 पॉइंट पे, मतलब टोटल पॉइंट में से 11 पॉइंट जो पालेगा उसको पिछड़ा माना जाएगा। तो उनमें से 4 सामाजिक पिछड़ापन पे रखे गए, फिर 4 एजुकेशनल पिछड़ापन पे रखे गए और फिर 3 आर्थिक पिछड़ेपन पे रखे गए। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी, जो वर्ग 11 पॉइंट पालेगा पिछड़ेपन के, कि समाज में पिछड़े हैं, शिक्षा में पिछड़े हैं, उसमें पॉइंट आप कैसे दे रहे हो, बात समझ रहे हो। जैसे क्लास में लोग बैठे हैं, सबने एग्जाम दिया, किसी को मार्क्स कितने मिले, किसी को कितने मिले, तो हमने एक कट ऑफ बना दिया कि इतने जिसको मिले होंगे वो पास होगा। ऐसे ही जिस ग्रुप को 11 पॉइंट टोटल मिलेंगे वो पिछड़ा माना जाएगा। अब समझ में आया। तो ये सारे लोगों को भारत में सर्वे करवाए गए, ढूंढा गया। फिर ये तय करना था कि हम ग्रुप माने किसको, धर्म को माने, मुसलमान एक ग्रुप, हिंदू एक ग्रुप, सिख एक ग्रुप। तो ये बात सेटिस्फाई हो नहीं पा रही थी क्योंकि हिंदुओं में भी अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ग्रुप मान लें, कैटेगरी मान लें, तो इनमें भी तो बहुत सारे पिछड़े अलग हैं, कुछ पिछड़े कुछ नहीं है, है ना। ऐसे कुछ अमीर है कुछ गरीब है।
कुछ सामाजिक पिछड़े हैं, कुछ सामाजिक नहीं पिछड़े हैं। तो फिर किसको देखें? तो फिर इस पे एक व्यवस्था ढूंढी गई कि भारत में वर्ण या जाति व्यवस्था लगभग हर धर्म में घुसी हुई है। इंडिया में इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम हो चुका है, यानी कि इस्लाम ओरिजिनल फॉर्म में इंडिया में नहीं है, जो सऊदी अरब से ओरिजिन होके आता है वो नहीं है। तो इसका मतलब इस देश ने इस्लाम को अपने हिसाब से परिभाषित कर लिया। कारण क्या था? जो लोग मुस्लिम बने उनमें से 90% कन्वर्ट हुए हैं, धर्म परिवर्तन किया है। तो वो जिस धर्म से आ रहे थे उस धर्म में वो किसी जाति में जरूर रहे होंगे, वही जाति लेके वो इसमें आ गए। तो जाति व्यवस्था या इंडियनाइजेशन हो गया इस्लाम का। सिखिज्म, सिख धर्म के गुरु कौन थे? गुरु नानक, उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था। वो एक्चुअल में कौन थे, किस धर्म से थे? कायस्थ थे, और कायस्थ मतलब हिंदू धर्म से निकल के आ रहे थे। बुद्धा कौन थे? क्षत्रिय थे, हिंदू धर्म से आ रहे थे। महावीर कौन थे? क्षत्रिय थे, यानी कि हिंदू धर्म से वर्ण व्यवस्था से आ रहे थे। और एक धर्म, या तो ईसाइयत ले लो या इस्लाम ले लो, ये यहाँ आया और यहाँ लोगों ने अपने आप को इस धर्म में लाया, तो जाति वो वैसी लेके चले आए। यही कारण है कि भारत में मुस्लिम्स में भी जातियां आ गई हैं, जबकि इस्लाम का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जाति व्यवस्था के खिलाफ है, और ये आया ही इसीलिए था। ये व्यवस्था क्रिश्चियनिटी में भी है, ठीक, और जगह नहीं है, इंडिया में है। तो अब अगर आपको पिछड़े लोग ढूंढने हैं, तो भारत में सबसे बढ़िया तरीका है जो सभी धर्मों में फैला हुआ है, जाति। इसीलिए भारत में आरक्षण को आधार क्या बनाया गया? यही है वो वर्ग जिसको बेस बना के हम आरक्षण देते हैं। जैसे मुस्लिम्स में कुछ जातियां हैं जिनको ओबीसी में डाला गया है, कुछ ऐसी हैं जो जनरल हैं। जितने लोग यहां बैठे हो जानते हो ना, अशरफ और अजलफ दो तरीके की कैटेगरी बनाई मुस्लिम्स में। तो दूसरी कैटेगरी जो है वो ओबीसी की है। एससी कैटेगरी मुस्लिम्स में नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ चला जाएगा। तो वहां पे सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर आप हिंदू शूद्र हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपको वो कैटेगरी छोड़ देनी पड़ेगी या छूट जाएगी अपने आप, क्योंकि वो इधर लागू नहीं होगी। अगर उसको हम एक साइड रख दें, एससी कैटेगरी को, तो बाकी सब लगभग सभी धर्मों में है। सिखों में भी शूद्र होते हैं, जैन में भी होते हैं, बुद्धिस्ट में भी होते हैं, और हिंदू में तो होते ही हैं। तो केवल अगर मुस्लिम्स का एक्सेप्शन जनरेट कर दें तो एससी कैटेगरी के अलावा बाकी सब मुस्लिम्स में भी है। तो आरक्षण का आधार भारत में जाति को बनाया गया था, इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप नहीं मिल रहा था जिसके आधार पे पिछड़ापन या अगड़ापन फाइंड आउट हो पाए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फिर इस वर्ण या जाति व्यवस्था में 4 ग्रुप मिले। एक जिसको आप ब्राह्मण कह देते हैं, एक क्षत्रिय कह देते हैं, एक वैश्य कह देते हैं, और शूद्र कह देते हैं। ठीक है, तो इनको तो आपने शुरू से ही आरक्षण दे दिया, इशू ही खत्म हो गया, और बाद में ट्राइबल्स को भी इसी के तहत ला दिया, एक साथ रख दिया। अब समस्या ये थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा कुछ और अगर पिछड़े हैं जो कह रहे हैं कि हम पिछड़े हैं, सरकार मान नहीं रही है, क्योंकि सरकार कह रही है पिछड़े तो सिर्फ यही है, भेदभाव इन्हीं के साथ हुआ है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। इसी बात को फाइंड आउट करने के लिए भारत सरकार ने काका कालेलकर कमीशन बनाया था कि पता करके बताओ क्या शूद्रों के अलावा भी कोई और पिछड़ा है। उसकी रिपोर्ट आई, बहुत कुछ एक्शन नहीं हुआ उस पर। फिर जनता पार्टी की सरकार जब बनी 1978 में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब वो इलेक्शन में भाषण वगैरह पार्टी दे रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि हम एक कमीशन बनाएंगे जो शूद्रों के अलावा
और पिछड़े लोगों को ढूंढ के लाएगा और फिर आरक्षण देंगे। उसका नाम था बीपी मंडल कमीशन। ठीक है, तो 2 कमीशन बने। बीपी मंडल कमीशन ने रिपोर्ट जब सबमिट करने की नौबत आई, तब तक वो सरकार गिर चुकी थी। फिर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस ने वो सब साइड कर दिया। फिर 1989 के आसपास आके 88-89 के आसपास आते आते फिर ये मुद्दा गर्म होने लगा। फिर सरकार बनती है, तो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जब बन के आते हैं, उससे पहले वो वादे कर चुके हैं कि हम आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे, शुरुआत करेंगे और बीपी मंडल कमीशन को रिपोर्ट को लागू करेंगे। प्रॉमिस किया था, जीत गए, सरकार बन गई, अब आपको लागू करना है। लागू कर दिया। जैसे ही लागू किया कि इनके अलावा और भी लोग पिछड़े होते हैं, उनको ओबीसी कह दिया गया। इनके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों के अलावा जो और जातियां हैं, जैसे बहुत सी जातियां देखो इसमें नहीं आती, वो भले ही फिट करने की कोशिश करें अपने आप को, लेकिन आती नहीं है। तो जो पहले इसी कैटेगरी में सब रख दी गई थी, वो ना तो अछूत रहे और ना ऊपर वाले में रहे, बीच में कहीं रहे। जैसे यादव, गुजर, जाट, मुस्लिम, पटेल, ये सब जातियां होती हैं, सैनी लोग होते हैं, ये सब जातियां इनमें से किसी में नहीं आती हैं। अगर मानोगे तो बहुत होगा तो इसमें आएंगी, लेकिन आरक्षण का फायदा इसमें मिल नहीं रहा उन्हें, क्योंकि ये तो केवल अनटचेबल्स को मिलता है, दलित वर्ग को। अब समस्या ये थी कि जो और पिछड़े हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो बीपी मंडल की कमीशन जब रिपोर्ट आई, उसने कहा कि ओबीसी एक अलग कैटेगरी बनाई जाती है और उसको 27% आरक्षण दिया जाता है। देखो, जैसे ही आप 22% जो SC ST को दे रहे थे और ये 22% रिजर्व है, तो 100 में से अगर 22 गया, कितने बचे? 78। यानी कि 78% सीटें ओपन हैं सभी के लिए, जनरल है। जैसे ही इन 78 में से 27 घटाओगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान ओपन कैटेगरी का होगा, जनरल कैटेगरी का होगा। तो पूरे भारत में इस आरक्षण के लागू होते ही बवाल हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, दिल्ली, पूरा सब जगह लोग धरना, प्रदर्शन, तोड़फोड़ शुरू हो गई। 1988, 89, 90 की बात है ये। तो फिर जैसे तैसे हालात को संभाला गया। संभल पाता इससे पहले ही ये कोर्ट में चैलेंज हो गया कि 27% आरक्षण क्या सही है, संवैधानिक है। चैलेंज करने वाले व्यक्ति का नाम था इंदिरा साहनी। सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, सुप्रीम कोर्ट इस 27% आरक्षण को सही पाता है कि ठीक है, अलाउड है। तब जाके ये आरक्षण का बवाल खत्म हुआ था। ठीक है, अब लिखो। भारत में पिछड़ेपन का आधार, भारत में पिछड़ेपन का आधार जातियों को माना गया। द बेस फॉर द बैकवर्डनेस in India comma is based on caste system। जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम रिजर्वेशन इज गिवन। ठीक है, अच्छा चाहो तो और लिख लो। बीपी मंडल कमीशन, बीपी मंडल कमीशन
की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ बीपी मंडल the reservation to OBC community was given फिर चाहो तो एक बात और लिख लो अगली लाइन में, काका कालेलकर काका कालेलकर कमीशन पहला ओबीसी की जांच के लिए बना कमीशन था। द फर्स्ट ओबीसी कमीशन वाज द काका कालेलकर कमीशन। ठीक है, अब एक समस्या ये है, जैसे सपोज करो मान लेते हैं ये समाज ऐसे बटा हुआ है, जैसे सभी एक जैसे नहीं है ना भारत में, ये आइडियल आइडियल समाज नहीं है भारत। आइडियल का मतलब जहाँ सभी बराबर होते हो, ऐसा नहीं है। तो मान लेते हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ये विमेन है, ये ओबीसी है और ये जनरल है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि जब आप आरक्षण देने की व्यवस्था कर रहे हो तो किस टाइप से आरक्षण दोगे, ऐसे दोगे या ऐसे दोगे? दो तरीके हो सकते हैं। ये वाला जो रिजर्वेशन आएगा कि हम इनको सबको ऐसे आरक्षण इतना दे दें, कैटेगरी बनाए और फिर सीटें रिजर्व कर दें, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण। और जब हम कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे आरक्षण देंगे, अब ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा, है ना, ये कहलाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना ज्यादातर जगह दोनों को मिक्स करके आरक्षण दिया गया है। जैसे एक तो ये है कि एसटी की आबादी जितनी है लगभग उसके आसपास आरक्षण दे दो, ऐसे बांट दिया आपने। ठीक, अब कई जगह ऐसा भी होता है कि आपने पढ़ा होगा एससी कैटेगरी में मेल कट ऑफ अलग होगी, फीमेल कट ऑफ अलग होती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कट ऑफ अलग होती है, यानी कि एक कैटेगरी के अंदर भी आरक्षण है। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी जगह लगभग ये व्यवस्था है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से आरक्षण सरकारें देती हैं। कैसे, उदाहरण बताता हूं। मान लो ये वीमेन कैटेगरी हम यहां ना रखें, तो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, महिला वाला। अब हम कहेंगे कि पूरे भारत में या पूरे राज्य में महिलाओं को 33.33% आरक्षण दिया जाता है। कल्पना करो, तो जैसे ही आप बोलोगे ना सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो क्या महिलाएं एसटी होंगी या नहीं होंगी? एससी होंगी, ओबीसी होंगी, जनरल होंगी। जब एक क्लास एक ग्रुप सभी के अंदर है तो उसको एक जैसा ट्रीटमेंट दे दें, क्योंकि सभी महिलाएं उन बातों या उन परंपराओं का जो उनके खिलाफ है शिकार हैं। और ऐसा नहीं है कि जनरल की महिलाएं किसी चीज से बची हुई हैं,
जो इनके साथ खराब परंपराएं हैं वो इनके साथ भी होंगी। तो ऐसी व्यवस्था जहां पता चले कि महिला एक ग्रुप है, कैटेगरी है, और उनको एक जैसा ट्रीटमेंट देना हो, तो आप सबको एक जैसा हॉरिजॉन्टल आरक्षण दे सकते हैं। ठीक। अब कट ऑफ देखो कैसे बनेगी। एसटी की एक महिला वाली हो जाएगी, एक पुरुष वाली हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा, और अगर उदाहरण देखना है, जैसे मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो फिजिकली हैंडीकैप तो सभी में हो सकते हैं ना, तो फिर आप एक काम करो, एक अलग कैटेगरी बना दो उसकी। एक तरीका, जैसे यही बना दें हम ऐसे, ये भैया फिजिकली हैंडीकैप के लिए इतने परसेंट अलग हो गया। या दूसरा तरीका कि हॉरिजॉन्टल के अंदर हम वर्टिकल भी लेके चलें, सॉरी, वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल भी लेके चलें, कि भाई इनके फिजिकली हैंडीकैप इतने, इनके इतने, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों तरीके से आरक्षण देने की व्यवस्था ज्यादा बेहतर साबित होती है। कुछ जगह सिर्फ एक ही तरीके का प्लेन आरक्षण दे देते हैं। जैसे मान लो बिहार का उदाहरण ले लेते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। मान लो बिहार में 33% या 35% सीटें औरतों के लिए रिजर्व हैं, मान लेते हैं। आपने 100% में से सीटें निकाल दी 35% औरतों के लिए। ठीक है। तो एक अलग कैटेगरी बनेगी ना, वो उसके लिए अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन ये बड़ा इर्रेशनल लगेगा आपको। कारण क्या है? सभी महिलाएं एक जैसी अगर ट्रीट कर दी जाएं, तो कभी कभी ये डाउट उठेगा कि क्या एक आदिवासी महिला एक जनरल महिला के बराबर है? नहीं है ना। तो फिर एक जैसा आरक्षण कैसे दे रहे हो? तो उस कट ऑफ में जनरल कैटेगरी की महिला जो ज्यादा सुविधाएं लेके आई होगी, पढ़ के आई होगी, आदिवासी महिला उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो ये समस्या आएगी। इसीलिए वहां आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना पड़ेगा विद इन कैटेगरी, क्योंकि जनरल की महिला ज्यादा बेहतर कंडीशन में होगी इसके मुकाबले, ये महिला इसके मुकाबले ज्यादा बेहतर कंडीशन में होगी, इसीलिए दोनों को मिक्स करके अगर दें आरक्षण में तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, आगे लिखो। चौथा पॉइंट हो गया। 4A। नेक्स्ट 4A, इसको बाद में जोड़ा गया था। लिखो, राज्य SC ST को प्रमोशन में या प्रोन्नति में, प्रमोशन में पूर्ववर्ती प्रभाव से, पूर्ववर्ती प्रभाव से, पूर्ववर्ती का मतलब होता है बैकडेट, पूर्ववर्ती प्रभाव से आरक्षण दे सकता है। स्टेट में गिव रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू SC and ST with consequential effect। इसका मतलब समझ में आया? 4A क्या कह रहा है? देखो 4A पता है बाद में जोड़ा गया है, शायद 77वें संशोधन से इसको जोड़ा गया। कारण क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जो सरकार की तरफ से आया था कि SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देना चाहती है सरकार। कारण ये था कि वो एक बार भर्ती हो गए तो आगे बढ़ ही नहीं पाते थे।
तो मान लो कोई सिपाही बना तो बहुत हुआ, हवलदार दरोगा बनते बनते रिटायर हो गया। और SC ST को आगे लाना है, बढ़ाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी वही हैं इस समाज की व्यवस्था में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया कि नहीं, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, एक ही बार आरक्षण मिलेगा, प्रमोशन में नहीं होगा। तो सरकार को गुस्सा आया, उसने 4A जोड़ा और कहा नहीं, प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा और सुन लो, बैक डेट से मिलेगा। इसीलिए लिखा है पूर्ववर्ती प्रभाव, यानी कि इफेक्ट पूर्व से आएगा। अब इसका नतीजा देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। आप दोनों लोग कंटिन्यू बात कर रहे हो, क्या बात है? हैं? पहली बार आए हो क्लास में? हाँ, आप ही दोनों से पूछ रहा हूं, लास्ट में जो बैठे हुए हो। हाँ, पहली बार बैठे हो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला जाता है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आवाज नहीं आ रही है, और जब तुम दोनों आपस में बातें कर रहे हो तो मुझे खूब आवाज आ रही है। पढ़ने आए हो, सीरियस होके पढ़ो, ऐसे नहीं। ऐसे तो टाइम खराब होगा तुम्हारा। काम वो किया जाता है जिसको कुछ नतीजा निकले, ऐसे नतीजा नहीं निकलता। तो ये सरकार ने जोड़ा, फिर अभी कुछ टाइम पहले फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और 4A को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। 2018 की बात है शायद। फिर इस पे पूरे भारत में SC ST कम्युनिटी ने बवाल कर दिया, क्योंकि फायदा उन्हीं को मिल रहा है। ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो लिखा है केवल SC ST के लिए लिखा है प्रमोशन में आरक्षण। तो बवाल हुआ, फिर सरकार बड़ा डिफेंडिंग मोड में आ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला है, हम कर देंगे इंतजाम, तुम बेफिक्र रहो, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो, दो कैंडिडेट 2010 में कांस्टेबल का कोई एग्जाम होता है, यूपी पुलिस का, दोनों भर्ती होते हैं। ये शेड्यूल्ड कास्ट का है या शेड्यूल्ड ट्राइब का मान लो, और ये या तो जनरल का मान लो या OBC, दोनों में से कोई मान सकते हो, क्योंकि वहां सिर्फ किसको लिखा है, SC ST को लिखा है। ठीक है, 2010 में ये व्यक्ति भर्ती होता है, ये भर्ती होता है, 2020 आ जाता है, प्रमोशन लिस्ट आती है, क्योंकि 4A में लिखा है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होगा, तो जाहिर सी बात है सीटें रिजर्व होंगी। तो जब सीटें रिजर्व होंगी और वो आए ही उतने होंगे, ध्यान से सुनना, 2010 में जब भर्ती आई होगी तो उसमें लिखा होगा कि 22% SC ST के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये 22% आ गए या कम आए होंगे, ऐसा भी होता है, पूरे भर भी नहीं पाते। मान लो 22% आ गए, तो जब 2020 में प्रमोशन लिस्ट आएगी उसमें लिखा होगा कि 22% सीटें रिजर्व हैं प्रमोशन की, तो ये तो 22 के 22 हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इनका प्रमोशन हो जाएगा। अब मान लो ये सब इंस्पेक्टर बन जाता है, क्योंकि इनका रिजर्वेशन नहीं है प्रमोशन में, तो ये कांस्टेबल से कांस्टेबल ही रह जाते हैं। फिर 2030 में प्रमोशन लिस्ट आती है, इसमें ये इंस्पेक्टर बन जाता है, क्योंकि हर स्टेप पर रिजर्वेशन है। फिर ये क्योंकि अब सीनियर हो चुका है, अब ऐसा ही बन गया। ठीक, फिर कल्पना करो 2040 में फिर प्रमोशन लिस्ट आई। उस प्रमोशन लिस्ट में लिखा था कि हर वो इंस्पेक्टर डिप्टी SP बनने के लायक है जो पिछले 30 साल से इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा है। बात समझ में आई? हर वो इंस्पेक्टर जो पिछले 30 साल से इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा है वो डिप्टी SP को प्रमोट होने के लायक है। ये कितने टाइम से डिप्टी SP बना हुआ है, वो सॉरी इंस्पेक्टर बना हुआ है? केवल 10 साल हुए ना, 2040 और 30 के बीच 10 साल। लेकिन जो ये लाइन लिखी है इसका प्रभाव ये है कि ये माना जाएगा 2040 में जो इंस्पेक्टर है ये तब से इंस्पेक्टर है जब से भर्ती हुआ है, तो हो गए इसके पूरे साल। अब ये डिप्टी SP बन जाएगा।
ये बहुत बना तो इंस्पेक्टर बनेगा, और वो भी अभी मौका है नहीं। ठीक है, यही है विद कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट, पूर्ववर्ती प्रभाव से। ये आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? खराब लग रहा है। देखो, हम मान लेते हैं कि SC ST कैटेगरी के हम भी होते तो ईमानदारी से दिल आपका जो गवारा करता वो हाँ है तो गलत लगता ना अंदर से। मान लो कि ये सभी को लग रहा है कि हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन बैकडेट से और हर स्टेप पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है। कारण क्या है? ये बेचारा सब इंस्पेक्टर डिप्टी SP के सामने खड़ा होकर सल्यूट मार रहा होगा, जबकि दोनों साथ भर्ती हुए हैं, जबकि दोनों की मेरिट भी सेम है, दोनों के अंदर योग्यताएं भी समान है, फिर थोड़ा सा भेदभाव लगता है। यही कारण है कि जो आप लोग कह रहे हो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ना ये तो गड़बड़ है, तो 4A को खारिज कर दिया, लेकिन सरकार ने वापस उसको वैसे ही रखवा दिया जैसे था। अब भी वही व्यवस्था है। ठीक है, कुछ राज्य नहीं मानते, कुछ राज्य नहीं मानते, वो कहते हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, तो वो हैं, ऐसे राज्य कुछ हैं, लेकिन इन जनरल ये व्यवस्था लागू नहीं। किसने? सरकार ये कहती है कि हम आपके फैसले का रिव्यू करा लेंगे, रिवीजन करा लेंगे, वो रिवीजन करा लेते हैं। सरकार अपना ओपिनियन देती है कि भैया देख लो, मतलब समझ रहे हो भावनाएं भड़क रही हैं, इस हिसाब से हो जाता है, ऐसा होता है। और सुप्रीम कोर्ट भी तो सम्मान करेगा ना, भाई जनता की चुनी हुई सरकार है तो करना भी चाहिए। लेकिन ये वैसे आपको खराब लग रहा है, अगर आप सही में थोड़ा सा गहराई में सोचोगे तो ये गलत नहीं है। कारण पता क्या है? अगर आप 3000 साल किसी पर्टिकुलर वर्ग को अपने पास मत बैठने दो, एक अलग समाज में छोड़ दो, उनके पास ना धन दौलत हो, ना रोजगार हो, वो सिवाय साफ सफाई और गंदगी कामों के अलावा किसी काम में रोजगार ना मिलता हो, आपको नहीं लगता मेंटल डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा उनका? स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको पता है अम्बेडकर कैसे पढ़े थे? गेट के बाहर बैठ के पढ़ा करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो शेड्यूल कास्ट में थे। तो वो एक सितारा चमक गया, बाकी तो पता नहीं कितने ऐसे सितारे बन सकते थे जिनको मौका ही नहीं मिला। तो अगर इनको हम पीछे जो इनके साथ हम गलत करके आए हैं पिछले 2000 साल में, उसको अगर आज हम कंपनसेट कर रहे हैं तो गलत क्या है? शायद गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने या इनकी पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता है ना, वो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। शेड्यूल कास्ट की लड़कियों को अपना सीना ढकने का भी अधिकार नहीं था। कई सारे इस पे मूवीज बनी हुई हैं, उसको ब्रेस्ट टैक्स कहते थे। अगर सीना ढकना है तो पहले टैक्स पे करो, सिर्फ इसलिए कि वो शेड्यूल कास्ट होती है। साउथ इंडिया में बहुत होता था ये, और ये अंग्रेजों के टाइम तक हुआ है। तो हकदार तो हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 4B। 4B उसमें लिखो, इसको भी देखो बाद में ही जोड़ा गया, तो ये AB जहां भी आएगा बाद में ही लिखो। किसी वर्ष आरक्षित पदों के ना भरे जाने पर, आरक्षित पदों के ना भरे जाने पर उन पदों को अगले वर्ष, उन पदों को अगले वर्ष उसी आरक्षित श्रेणी में जोड़ दिया जाएगा।
इसे अग्रनयन का सिद्धांत कहते हैं। लिखो, द अनफिल्ड वैकेंसीज या पोस्ट ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी in a particular year comma shall be added in the post of the same category in the upcoming year। देखो इसका मतलब क्या है, 4B क्या कहता है, एक लाइन में समझो। जैसे सपोज करो शेड्यूल्ड कास्ट की या शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों को मिला के 22% सीटें आई थी, या ओबीसी की 27% सीटें आई थी, दोनों रिजर्व कैटेगरी है, आरक्षण में है ना। मान लो इसमें अच्छा एक मिनिमम कट ऑफ होता है कि इससे कम वाले को नहीं लिया जाएगा, तो मान लेते हैं 35% मिनिमम कट ऑफ है। वैसे तो 33.33 होता है ज्यादातर, मान लेते हैं 35% है कि इससे कम वालों को नहीं लेंगे, इससे ऊपर की मेरिट बनेगी। ठीक है, 35% इस कैटेगरी में जो 22% सीटें थी, यानी कि 100 पोस्ट आई थी, उसमें से 22 इनको मिल गई, लेकिन केवल 18 ही भरी गई, तो 4 खाली रह गई, क्योंकि 18 ही इससे ज्यादा ला पाए, बाकी 4 सीटें इससे कम वाली थी, तो ये तो नहीं भर सकते। नियम है कि 35% होना चाहिए। अब सपोज करो ये 100 भर्ती 2025 में आई थी, 4 खाली रह गई। अब 2026 में जब सेम पोस्ट आएगी, फिर मान लेते हैं 100 पोस्ट आई, तो 22 इनकी हो गई। अब ये वाली 4 यहां जुड़ेंगी, कितनी हो गई, 26। तो अगला नोटिफिकेशन 26 का आएगा। क्यों ऐसा हुआ मालूम है, ये सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी, इसलिए 4B जोड़ा गया। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुनो। उन्होंने कहा जैसे कैटेगरी वाइज जो सीटें आती हैं, उन सब में जो सीटें खाली रह गई, वो नेक्स्ट ईयर जो टोटल सीट होंगी उसमें जोड़ी जाएंगी। ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। बताओ सही लग रहा है गलत लग रहा है? टोटल में जोड़ी जाएगी। एससी की सीट 4 खाली रह गई थी, मान लो 2026 में अगर हम 100 में, इसके हिसाब से 100 में 4 जोड़ दें, तो 104 का बंटवारा होगा एससी एसटी ओबीसी में, होगा। तो इसमें नुकसान एससी का होगा और फायदा जनरल का होगा या ओबीसी का होगा, क्योंकि पिछली साल तो उन्हीं के लिए रिजर्व थी, और अब 4 जैसी इसमें आपने जोड़ी तो बढ़ जाएंगी सब में। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा था ना ना, ऐसे तो ये बेकार की बात कर रहे हो आप भाई, जो उस साल लायक लोग नहीं थे इसीलिए तो नहीं भरी गई, तो अगली साल ओपन कर दो सबके लिए। तो पार्लियामेंट ने कहा ना, ये गलत है, क्योंकि इन सीटों पे उन्हीं का हक था, वो इस लायक नहीं थे, तो उनके अगले जो फॉर्म आ रहे हैं उनमें ऐड कर दो। बात समझ में आ गई? ठीक, इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। और एक शब्द सुना होगा आपने, बैकलॉग वैकेंसी, सुना? बैकलॉग वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी आती है, ये वही बैकलॉग वैकेंसी कहलाती है। नहीं भरी गई सीटें जो रिजर्व थी, आरक्षित थी, उन्हीं लोगों के लिए दोबारा निकाल देते हैं, उसको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी। ठीक है, आगे लिखो। 16 का 4B हो गया, 5वां लिखो। राज्य कुछ धार्मिक नौकरियां उसी धार्मिक संप्रदाय के लिए
निर्धारित कर सकता है। स्टेट में सिक्योर certain religious jobs for the candidates of that particular community ठीक है। देखो दूसरे पॉइंट में लिखा था धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा नौकरियों में, लेकिन अगर नौकरी मंदिर में पुजारी की निकल रही है तो भेदभाव करना पड़ेगा आपको कि भाई सिर्फ हिंदू या सिर्फ ब्राह्मण ही फॉर्म भर सकता है, वरना दूसरे पॉइंट में लिखा है धर्म के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। बरेली में आर्मी कैंट है, जाट रेजिमेंट है, वहाँ पे आर्मी कैंट में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, और उसमें जो पुजारी होता है, धर्मगुरु कहते हैं उसको, वो सरकारी नौकरी होती है, हवलदार की रैंक मिलती है शायद। अब अगर हम ये कहें ना सभी के लिए दरवाजे खुले में सरकारी नौकरी में, तो मंदिर में पुजारी की वैकेंसी खाली है, इंडियन आर्मी ने एप्लीकेशन मांगी है, मस्जिद में मौलवी की जगह खाली है, गुरुद्वारे में गुरु की जगह खाली है, सब जगह नोटिफिकेशन आ गया। अगर सभी को अलाउ कर दें तो मंदिर में मुल्ला जी फॉर्म भर रहे होंगे और मस्जिद में पंडित जी फॉर्म भर रहे होंगे, तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म के व्यक्ति के पीछे पूजा पाठ नमाज पढ़ लेगा नहीं, इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो इंडियन आर्मी जब धर्मगुरु की वैकेंसी निकालती है तो वहां लिखा होता है मंदिर में जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ हिंदू अप्लाई करेंगे, मस्जिद में जो वैकेंसी है सिर्फ मुस्लिम अप्लाई करेंगे, क्लियर लिखा होता है। तो वहां लिखे होने को तुम चैलेंज ना कर दो, इसीलिए 5वां पॉइंट लिखा हुआ है, अलाउड है। ठीक है, 6 लिखो। राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिकतम 10% आरक्षण नौकरियों में दे सकता है। स्टेट may give maximum 10% reservation, to the economically weaker sections in government jobs। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लो, इसे 103वें संशोधन 2019 से जोड़ा गया। It was added by 103 amendment 2019। ये नौकरियों में EWS आरक्षण है, ध्यान रखना, ये वो आरक्षण है जो OBC SC ST में नहीं आता है, उनके लिए है, ध्यान रखना। तो जाहिर सी बात है OBC SC ST को अगर हटा दें तो जनरल बचा, तो ये जनरल वालों के लिए ही है। हालांकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, OBC वाले भी ये बनवा ले रहे हैं। कारण ये है कि पहले जब ये लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम EWS की कट ऑफ बहुत कम गई थी,
उत्तराखंड पीसीएसजे की वैकेंसी आई थी, ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ गई थी 103 या 104 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 35, क्योंकि वहां थे ही नहीं, एप्लीकेशन ही नहीं थी, तो जो मिनिमम लाया था वो क्वालिफाई हो गया। ठीक, इसीलिए लोगों ने बनवाया, हालांकि अब कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। ठीक, 17 लिखो, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता की समाप्ति। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत कहते हैं ना उसको। लेटर वैदिक पीरियड में ये परंपरा डेवलप हुई थी कि कुछ जो सो कॉल्ड गंदा काम करते थे या छोटे व्यवसायों में लगे हुए थे, बहुत रेस्पेक्ट उनको जब नहीं मिला, तो जो अपर क्लास था सोसाइटी का उत्तर वैदिक काल में, उन्होंने उनमें पैदा होने वाले बच्चों को उन्हीं के बाप की जाति का डिक्लेयर कर दिया। यहीं से जाति व्यवस्था डेवलप हुई है। जो पहले कर्म आधारित थी वो जन्म आधारित हुई है उत्तर वैदिक काल में, और जितना ज्यादा जन्म आधारित होने के बाद रिजिडिटी आई है, नफरत बढ़ी पर्टिकुलर क्लास के खिलाफ, इसीलिए ये लिखना पड़ा आर्टिकल 17 कि भैया सब एक जैसे इंसान होते हैं, अगर आप किसी के छू लेने से पवित्र होने की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो उसको एबॉलिश किया जाता है। और अगर कोई भी ऐसा करेगा तो वो क्राइम करेगा, क्राइम अगर ऐसा करेगा। लिखो, अस्पृश्यता समाप्त की जाती है, अस्पृश्यता समाप्त की जाती है, और ऐसा करना कानूनन अपराध होगा। अनटचेबिलिटी इज abolished, untouchability is abolished, and any such practice shall be punishable according to law। ठीक है, जैसे हम किसी को जाति के आधार पे ये कह दें यार चलो दूर हटो, तुम हमसे टच मत हो जाना, हम अपवित्र हो जाएंगे, इसी को अस्पृश्यता कहते हैं। तो जब आप कह रहे हो ना कानूनन अपराध होगा, तो कानून बनाने पड़ेंगे तभी तो अपराध होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक कानून बना SC/ST एक्ट, इसी को बाद में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कहने लगे। फिर एक और कानून बना एट्रोसिटीज प्रिवेंशन अगेंस्ट SC/ST पीपल एक्ट। है, चलो जल्दी जल्दी साइन करो। अटेंडेंस अटेंडेंस चलो लिखो आगे। अच्छा, इसको इसको चाहे तो बना लो, मतलब कानूनन अपराध होगा ना, तो एक कानून ये बना, एक ये बना। इस कानून में ये शायद एक बार चेक कर लेना, मुझे लग रहा है 51 है शायद ये, और 76 में इसका नाम बदल दिया गया, 1976 में नाम बदल के कर दिया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट।
ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस कानून में लिखा कि जो कोई जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव करेगा किसी व्यक्ति के साथ, कि वो एससी है या एसटी, या उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज जाति के आधार पे, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। इसको राजीव गांधी ने जब बनवाया तो ये ज्यादा खतरनाक था, एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी पीपल। इसमें लिखवा दिया कि नॉन बेलेबल क्राइम होगा, जमानत भी नहीं होगी, और ये भी लिखवा दिया एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी, मतलब एडवांस में भी जमानत नहीं मिलेगी। बड़ा हार्श वर्ड लिखवा है, तो इसीलिए ये ज्यादा चर्चा में रहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ दिन पहले इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी पीपल प्रिवेंशन एक्ट। बना लिया? हिंदी में लिखना, हिंदी में बोल दूं है? चलो हिंदी में लिख लो। एससी एसटी लोगों के विरुद्ध अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। चलो नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 18। घर पे पढ़ते रहना जो नोट्स दिए हुए संस्कृति आईएएस वाले। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप अपने ही लिए बेहतर नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन है, मजबूरी है। मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। मजबूरी है कि हम बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक को नहीं खोल सकते, वरना फिर पता चला 3 टॉपिक में ही पूरे घंटे खत्म हो जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहना और मुझसे क्वेश्चन करो। पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन करोगे, उठेगा क्वेश्चन दिमाग में। ठीक है, लिखो। उपाधियों का अंत किया जाता है, उपाधियों का अंत किया जाता है और सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि अन्य कोई उपाधि राज्य नहीं देगा। State shall not give any title to any person except military or academic titles, except military or academic titles। ठीक है, देखो भारत में पहले
संविधान लागू होने से पहले बहुत सारे पद ऐसे होते थे जिनमें कुछ स्पेसिफिक पावर्स दिखती थी, जैसे नवाब साहब, शहजादा, चौधरी, 14 गांव से लगान लाने वाला ऑफिसर, महाराजा। ये सब पहले व्यक्ति के खास होने के बारे में इशारा करते थे और उसको औरों के मुकाबले अलग से प्रिविलेज होता था, विशेषाधिकार होते थे। जब आप आर्टिकल 14 लिख रहे हो सभी बराबर हैं, तो फिर कुछ स्पेशल कैसे हो सकते हैं? इसीलिए आर्टिकल 18 लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को सरकार अब टाइटल ना तो मानेगी और ना देगी, ठीक है, लेकिन आप अपने नाम में खुद चाहो तो लगा सकते हो। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग चौधरी लगाते हैं नाम में, ठीक, तो आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं आएगा। लेकिन दो टाइप के टाइटल्स, यानी कि जो नाम में लगाने वाला विशेष एक लकब होता है उसको टाइटल कह रहे हैं। दो तरीके के अलाउड हैं, एकेडमिक और मिलिट्री। यानी कि आपने अगर खुद मेहनत करके कोई डिग्री हासिल की, वो आप अपने नाम में लगा सकते हो। ऐसे ही आर्मी में या मिलिट्री में आपने कोई ऐसा पद पाया, उस पद से आप जाने जाओ, ये अलाउड है। लेकिन आम जो टाइटल होते थे वो अलाउ नहीं है, मना किया गया, ठीक है। लेकिन आप अपने नाम में खुद लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे किसी का नाम प्रिंस हो सकता है और उसके पापा फलों का ठेला लगाते हो सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति चौधरी है तो उसके सारे बच्चों के नाम में चौधरी लगाए, हो सकता है। लेकिन सरकार रिकॉग्निशन नहीं देगी कि आप चौधरी, वो वाला चौधरी, 14 गांव से लगान लाने वाला ऑफिसर, वो नहीं, तो वो मना है, ठीक है। मतलब सरकार नहीं करेगी, बाकी आप अपने नाम से खुद कर सकते हो। लेकिन दो टाइप के टाइटल सरकार दे सकती है, एक मिलिट्री और एक एकेडमिक। दूसरा, कुछ और सरकार अवार्ड्स देती है जिनको एक्सीलेंसी अवार्ड कहते हैं। यानी कि आपने एक्सीलेंट किया है कुछ, इसलिए देश का वो आपको रत्न बता सकती है। ध्यान रखना, ये टाइटल नहीं है। टाइटल नाम में प्रीफिक्स या सफिक्स में इस्तेमाल होता है, जबकि ये नाम में नहीं लगाया जाता। ये सिर्फ आपने कुछ असाधारण किया देश के लिए, इसलिए आपको एक पहचान मिल रही है, ठीक है, सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसी पद्म अवार्ड होते हैं, पद्मश्री वगैरह वगैरह। तो ये एक्सीलेंट वर्क के लिए अवार्ड हैं, अवार्ड पुरस्कार हैं, ना कि टाइटल है, ठीक है। तो वहीं पे लिख लो एक्सीलेंसी अवार्ड, जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार वगैरह वगैरह, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये विशिष्टता पदक होते हैं। ये विशिष्टता पदक होते हैं, न कि उपाधियां। लिखो भारत रत्न, परमवीर चक्र एक्सेट्रा आर द एक्सीलेंसी अवार्ड्स, नॉट द टाइटल्स। चलो फिर कल मिलते हैं, आर्टिकल 19 पे बात करते हैं।